जब जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको एक्स क्यू का कोफिशिएंट सेलेक्ट करना है, तो हम उसी पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट किस किस में होगा, जब हम लिखते हैं एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। तो एक्स किस में होगा, तो हम सीधा सा जो होगा उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो एक होगा एक्स प्लस 1 का क्यूब, जिसमें एक ही है, माइनस बी क्यूब एक्स प्लस 2 का क्यूब, इसमें एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। दूसरा क्या है, एक्स प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 टू द पावर 4, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। इसमें क्या होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये होगा ए क्यूब एक्स क्यूब। इसमें क्या होगा एक्स क्यूब b3। इसमें कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल से c4 1 x3। इसमें क्या होगा c4 1 x3 एंड 2 टू द पावर 1। ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, तो फिर से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ से क्या ऊपर का मिटा रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा एक्स क्यू में एक्स क्यू आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें से ये आएगा सिर्फ एक्स क्यू का कोफिशिएंट, इसमें सिर्फ ये आएगा। इसमें सिर्फ ये टर्म है जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, ये आ जाएगा माइनस, मतलब ये आ जाएगा -8 या +8। क्या आ जाएगा -8 + 4 यानी -4 है, दोनों से समेशन करने के बाद यानी कि -4। यहाँ तक हमारा ये हमारा एक्स क्यू का कोफिशिएंट। अब हमको जाना है एक a3 b3 क्या है। ठीक है, तो अब जब आगे देखिएगा तो उसमें दिया गया है कि f(x) = नॉट gx। मतलब क्या हुआ कि f(x) माइनस gx जो है 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब इसके पास कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। कोई भी रियल इनपुट दें तो उसके पास जो है कोई रूट्स नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कोई रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आता है x3 a3 b3 प्लस x² a2 b2 प्लस क्या कोफिशिएंट है 7x प्लस a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, यही आता है। अब हमको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका कोफिशिएंट जो है रियल नंबर, कोफिशिएंट क्या है रियल है, तो जब उसमें रूट क्रिएट होता है तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो पेयर में क्रिएट होता है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मस्ट एक न एक रियल रूट जरूर होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है मतलब एक भी ऐसा रियल नंबर है जिसके पास ये 0 दे रहा हो, लेकिन एक क्यूबिक इक्वेशन है तो एक तो रियल रूट होना मस्ट है। बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसका कोफिशिएंट रियल है तो उसके पास एक रियल रूट होगा, उसके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा वो कंजुगेट पेयर में होता है। अगर यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो एक ही पेयर बन सकता है, तो एक रियल रूट तो होगा ही, इसलिए ये बोला रियल रूट नहीं है, इसलिए 0 होना चाहिए। ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो गया -4। आंसर हमारा क्या हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। तो उसमें दिया गया है कि एट लीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व। एटलीस्ट दिया है, इसका मतलब हमको S यूनियन S3 यूनियन लेना है। मतलब ये हमको दिया गया है कितना है 1/2। उसके बाद दिया है कि S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 एंड S3 कैन सॉल्व। ये सॉल्व करेगा कब, ये दिया गया है कि S1 सॉल्व करेगा, गिवन है, क्या गिवन है कि S2 नॉट सॉल्व S3 नॉट सॉल्व। जब ये गिवन है तो क्या होगा, ये पूछा गया है, ये हमको दिया गया है, ये कितना है 1/10। उसके बाद हमको दिया गया है कि S2 सॉल्व प्रॉब्लम एंड S3 नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद हमको ये दिया है कि S2 सॉल्व प्रॉब्लम एंड S3 नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, ये हमको दिया गया है 1/12। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि S3 सॉल्व प्रॉब्लम बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक दिया गया है, तो हम यहाँ से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको डी मोर्गन लॉ से क्या पता है कि ये जो है जिसको हम PU बोले थे, जो दिया गया है वो क्या है एक्चुअली में, ये है PU बराबर क्या हो जाएगा डी मोर्गन लॉ से 1 माइनस P S1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये क्या होगा 1/2। उसके बाद हमको क्या पता चलता है कि ये सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है P S1 कंप्लीमेंट S2, इसके बाद S3 ये हो जाएगा 1/2। ये जो इवेंट है ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्व करेगा दूसरा उसको सॉल्व करेगा, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इस इंटरसेक्शन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सब इंटरसेक्शन ही है। उसके बाद आगे चलते हैं।
फिर इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस वन, 1 माइनस पी एस टू, 1 माइनस पी एस थ्री इक्वल टू 1/2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या बनेगा कि बनाएगा, हमारा लिख चुके थे पी भी बराबर क्या था हमारा, पी एस वन इंटरसेक्शन पी एस टू इंटरसेक्शन पी एस थ्री अपॉन में क्या पी एस टू इंटरसेक्शन पी एस थ्री, ये हमको दिया गया है 1/10। ठीक है, तो चूंकि ये भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पी एस वन पी एस टू डैश पी एस थ्री डैश इक्वल टू 1/10 पी एस टू डैश पी एस थ्री डैश। ठीक है, तो ये और ये कट गया, हमको पता चला कि प्रोबेबिलिटी एस वन कैन सॉल्व है वो है 1/10। एक का प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया है, अभी आंसर नहीं आया कोई ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक हमारे पास आ गया पी बस वन इक्वल टू 1/10। तो उसके बाद हमको दिया गया है कि पी डब्ल्यू उससे यूज करना है। पी डब्ल्यू हमको दिया गया है एस टू इंटरसेक्शन एस थ्री इक्वल टू 1/12। चूंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लिख सकते हैं पी एस टू पी एस थ्री डैश इक्वल टू 1/12। तो हम इसको लिख सकते हैं पी एस टू 1 माइनस पी एस थ्री इक्वल टू 1/12। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगर हम इसमें ये 10 का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि एस टू आ चुका है तो क्या आएगा, तो हमको 10 वैल्यू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 1/10 9, मतलब 9/10 आ जाएगा। तो इसको इधर से उधर सॉल्व के 2 5 10 मतलब 5/9, मतलब ये आ जाएगा हमारा 5/9। और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसको और अगर इसको डिवाइड करते हैं 1 माइनस पी एस टू एंड 1 माइनस पी एस थ्री, तो क्या होता है, डिवाइड किए क्या आया 9/5, ये हो गया और ये कट गया। हमारे पास आएगा पी एस टू 1 माइनस पी एस टू इक्वल टू 3 3 9 5 20, ये आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एस टू इक्वल टू 3/23। हमारे पास दो वैल्यू आ चुका है, पी एस वन आ चुका है, पी एस टू आ चुका है, पी एस टू आ चुका है 3/23। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पी एस टू पी 1 माइनस पी एस थ्री, जो भी तुरंत हम निकाले थे जो 1/12 था, 1/12 था, और पी एस टू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। 1 माइनस ये इधर निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट किया, क्या हो गया 3/23 1 माइनस पी एस थ्री इक्वल टू 1/12, ये आ गया। उसके बाद आ गया 23 बार 36 1 माइनस पी एस थ्री, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास पी एस थ्री आ जाएगा 13/36। तो ये हमारा उस ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये हमारा सही हो गया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होंगे। उसके बाद उसमें दिया गया है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके बाद देखें कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। हम ये जो फॉर्मूला होता है एलएचडी का, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 एंड 0 प्लस एच, यही लगाया है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार आप देखोगे तो एलएचडी, तो हम देखे थे जो फंक्शन जो एलएचडी है वो 0 आएगा, उसी प्रकार जो आर एच डी भी 0 आएगा जब आप इसे डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम लोग यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद हम देखें ये तो अगर हम मान लीजिए 0 जा रहे हैं, बहुत छोटा नंबर डालें तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये टर्म जो है ऑसिलेट करेगा। ये ऑसिलेटिंग फंक्शन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। दिस इज ऑसिलेटिंग फंक्शन, दैट्स व्हाई वी कांट प्रेडिक्ट कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, फिर से अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, वो हमको बताना। आप देखोगे उसमें भी जो ऑसिलेटिंग फंक्शन टाइप का था cos 1/x, जब वो ऑसिलेटिंग फंक्शन है जैसे हमने बी ऑप्शन में एक्सप्लेन किया था, इसलिए भी ये इसमें भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन पे जाओगे, आप पहले पुट करोगे तो एफ 0 पर 2 दिया गया, लेकिन आप जैसे ही उससे आगे 0 प्लस चाहे माइनस कहीं भी जाएंगे तो सेकंड फंक्शन उसमें आप देखो कि ये कॉमन आ रहा है, मतलब 2 में कुछ न कुछ घटेगा ही।
अगर 2 में कुछ नहीं कुछ घटेगा ही तो फंक्शन जो 2 से छोटा ही होगा, 2 से छोटा ही होगा, मतलब यहाँ पे 2 मिनिमा नहीं है, 2 है क्या है वो मैक्सिमा है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सिर्फ सही है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही है। ठीक है, तो जितना ऑप्शन हम उसमें चेक किया, इसमें क्या देखा कि ऑप्शन नंबर में बोल रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन हम देखा कि LHD RHD बराबर है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। उसके बाद हमने बी ऑप्शन चेक किया कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या नहीं, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है तो हम बता नहीं सकते, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखें, फॉर एनी पॉजिटिव रिमल डेल्टा द फंक्शन नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस डेल्टा टू 0, चूंकि इसमें ऑसिलेट कर रहा है, ये सही बात है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाए। इंक्रीज नहीं कर रहा, चूंकि इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो बस जो कॉस वाला फंक्शन है वो ऑसिलेट कर रहा है, इसमें इंक्रीज नहीं, चूंकि मैक्सिमा क्या है 2 पे, उधर कोई इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन जो उसमें उस पर मिनिमा नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया था कि x 0 पर मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दिया गया, चूंकि अब यहाँ देखो A इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए हम क्या कि Q मैट्रिक्स में जाए कि मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको आ गया। उसके बाद हमको ये दिया गया PQ इक्वल टू QP, PQ इक्वल टू QP ऐसा गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2B 2C, ऐसे हमको कॉलम बन गया। उसके बाद हमें क्या, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसका हर एक एलिमेंट बराबर होता है, ये तो, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब C1 0 होना चाहिए। उसी प्रकार ये और ये बराबर नहीं, C3, इसी प्रकार ये सब 0 हमारा हो गया। ठीक है, तो हमको क्या पता था, Q निकल गया, हमने सारे कंडीशन पुट किया तो हमारे पास ये हमारा मैट्रिक्स हो गया Q मैट्रिक्स। उसके बाद क्या क्या है कि Q डैश Q इंटू Q ट्रांसपोज क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये 1, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक कंडीशन फुलफिल होता है, मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ये हमने मल्टीप्लाई किया और देखा कि ये सब कंडीशन लगता है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये सब हमारा क्या है, कंडीशन है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 1 होना चाहिए, ये सब है। अब हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं A1 जो है 1 रहा होगा, उस समय B1 क्या रहना होगा, 0 होगा, चूंकि क्या एंट्री है, इंटीजर का एंट्री है। हम लिख लेते हैं A1, यहाँ लिख लेते हैं B1, उसके बाद A2 B2 एंड C3। अगर ये 1 है तो ये 0 है। ठीक, A2 क्या होगा, यहाँ देखे तो ये 0 है, यहाँ 1 डाल दिए, क्या A1 हो गया 0 है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया पहले 0, A1 हो गया, A2 क्या आएगा 0, तो यहाँ से नहीं आया, A2 यहाँ क्या हो जाएगा 0, इसमें पुट करके देख लिए। उसके बाद क्या होता है कि A2 0 हो गया, A2 0 हो गया, B1 B2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और C तो यहाँ अप्लाई है, C3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। फिर इसी प्रकार से क्या पता चला कि हम मान देखते नहीं, तो हम लोग यहाँ तक कंडीशन है। मान लीजिए हम एक बार 1 डालें, फिर से B बराबर 0 डालें। ठीक है, A बराबर 1 था, B बराबर 0 था, ये दो तो काम हो चुका है, तो तब ये हम इसमें डालते हैं B बराबर 0, ये तो खत्म, A2 यहाँ से 0 चले आता है, इससे A2 हमको क्या आ गया 0, तो B2 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, C तो यहाँ प्लस माइनस 1 था। तो इसी प्रकार हम सब में पुट करेंगे, एक बार माइनस 1 पुट करेंगे, एक बार A1 0 पुट करेंगे, तो ऐसे कंडीशन आएगा। हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो ये सब तो फिक्स हो गया एलिमेंट, अगर इसमें से हम +1 ले, यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन, यहाँ भी +1 ले सकते हैं, तो एक मैट्रिक्स बन गया। या अगर हम +1 ले, यहाँ एक -1 भी लिख सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब मान लो यहाँ -1 ले और यहाँ प्लस ले, तीसरा मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ माइनस ले और यहाँ माइनस ले, यहाँ चौथा मैट्रिक्स, मतलब एक कॉलम से हमारे पास कितना मैट्रिक्स बन रहा है 4, 4 4 8 4 12 4 16, मतलब टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा 16 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई लाइन जा रहा है। ठीक, ये इससे मान लो कोई लाइन जा रहा होगा, तो हमको क्या पढ़ना है, हमको पता करना है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या, इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल का एक नॉर्मल निकालेंगे, वही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। इसके नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल क्या लाइन 2 का ये है हमारा, क्या होगा 2 3 1 I कैप J कैप K कैप 1 2 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा I कैप J कैप एंड K कैप। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर इसके इंटरसेक्शन से गुजर रहा होगा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो। हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालें, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो रेशियो दिया गया था, इसके जो परपेंडिकुलर था वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये उसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया जो उस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा होगा। तो हमको L1 का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, चूंकि L1 लाइन जो L2 लाइन है वो L2 के पैरेलल है, मतलब L2 का भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो इस प्रकार से हम L2 का इक्वेशन लिखते हैं कि L2 किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो हमको दिया गया 2 -3 एंड -1 एंड 3। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा x1 - 2, डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 इक्वल टू -1 और 1 इक्वल टू क्या हो गया y +1 -1 इक्वल टू z और
क्या क्या है z -3/1, ये हो गया L2 लाइन का इक्वेशन। उसके बाद बोलता है जो L2 लाइन है वो प्लेन M को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट के ऊपर। तो मान लो जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मान लो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये किया, ठीक है। तो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब प्लेन पे भी वही पॉइंट होगा। तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, तो x1 x2 x3 हम लोग निकाले तो x1 हो जाएगा लैम्डा +2, तो y1 क्या हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा -1, और z क्या हो जाएगा लैम्डा +3। ये 3 पॉइंट है। क्योंकि लाइन और पॉइंट, प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन जो है किस पे होगा, ये लाइन प्लेन पे भी होगा। तो देखते हैं, मतलब प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन पे पुट करते हैं, ठीक है। तो प्लेन में पुट करने के बाद क्या पता चलता है कि लैम्डा +2 प्लस ये माइनस हो गया कि माइनस लैम्डा -1, उसके बाद z क्या है -2, -2 लैम्डा और -6, और इक्वेशन खुद है -6 = 0। इस सब लैम्डा सॉल्व करते हैं। लैम्डा सॉल्व करने के बाद हमको लैम्डा आ जाता है -9, ठीक है। तो -9 यहाँ पुट करेंगे, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा -7 -9 वैसे गया, हो गया 8 और 3 12, 3 चला गया, हो गया -6। ये हमारा पॉइंट हो गया Q, जहाँ M पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया जो Q पूछा जा रहा था। उसके बाद बोला गया है कि लेट R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टू द M प्लेन। मान लो ये प्लेन कोई M रहा होगा, ठीक है, और इसी प्लेन पे जो है लाइन टू इंटरसेक्ट कर रहा है Q पॉइंट पर, थोड़ा ऐसा Q पॉइंट से गुजर रहा है, ये P पॉइंट से गुजर रहा है, ये दिया गया P पॉइंट क्या दिया गया है 2 -1 and 3, और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है जो कि R है और ये P है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं, वो है -7 8 एंड -6। तो हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको पूछा गया है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट आर, हमको आर पॉइंट का भी जरूरत है। अब चूंकि ये जो लाइन होगा पी आर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब जो पी आर लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल दिया गया है डायरेक्शन रेशियो, वही इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। मतलब हम पी आर लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, क्योंकि पी आर लाइन एम प्लेन की नॉर्मल है, तो मतलब इसका डायरेक्शन जो रेशियो है उसका नॉर्मल हो जाएगा प्लेन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं, पी आर प्लेन का तो हो जाएगा x, इसमें यही पॉइंट से पास कर रहा है x -2, और डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा चूंकि उस प्लेन के एम प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। 2 = उसके बाद हमारा क्या है x + 1/1 = x नहीं y z -3 प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा -2। इस पर हमको पॉइंट निकालना है, तो मान लेते हैं फिर से म्यू, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x 2 म्यू + 2, y क्या हो जाएगा म्यू -1 -2 म्यू + 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा आर पॉइंट जो निकालना चाह रहे हैं। ये लाइन के इक्वेशन में पी आर, इस पॉइंट को इस प्लेन जो गिवन प्लेन है उस पर पुट कर रहे हैं। तो गिवन प्लेन पे पुट करने के बाद जो गिवन प्लेन है हमारा उस पर पुट कर रहे हैं 2 म्यू + 2 प्लस म्यू -1, उसके बाद हमारा क्या हो गया 2 यहाँ पहले से है, और हो जाएगा +4 म्यू -6 एंड -6 = 0। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास म्यू क्या आ जाता है, म्यू आ जाता है =1। हमारे पास ये हो गया हमारा पॉइंट 4, ये हो गया 0, 1 आ गया तो ये हो गया 3, तो 4 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 हो गया 2, तो ये हो गया -2 और 3 हो गया 1। ये पॉइंट हमको आ गया 4 0 1, सारा पॉइंट मेरे पास आ गया है, ठीक है। पी आर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जो लाइन का जो दिया गया नॉर्मल वही हो जाएगा, इसलिए प्रकार हमने निकाल लिया। तो बस हमको अब सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमको दिया गया है कि लेंथ ऑफ पी क्यू 9√3, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते थे -7 -2 का होल स्क्वायर, 9 हो गया, 7 - 8 9 का स्क्वायर होगा, ये भी 9 9 का स्क्वायर हो गया, मतलब सब 9 9 9 है, तो 9 का स्क्वायर × 3 मतलब 9√3। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही है, ठीक है। हम लोग ए ऑप्शन चेक कर लेते, उसके बाद हमको चेक करना है क्यू आर, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 4 गया, 7 4 11, 11 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 से गया और 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो सब का स्क्वायर करने के बाद क्या निकलता है देखते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर हमारा हो जाता है क्यू से आर, वो हमारा √234। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया हमारा वो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको पूछा गया है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर,
परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर का एरिया पूछा गया है, क्यू आर हम निकाल लिए, ये बेस, और हमको क्या पता है पी आर निकाल लेते हैं। पी आर हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिए, 4 - 2 कितना हो गया, तो पी आर हमको आ गया 3, और क्यू आर ये आया था क्या चीज, क्यू आर आ गया था हमको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आ गया 3/2√234। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंगल निकालना है। हमको पूछा गया है कि ये एंगल जो है वो कितना होगा, ठीक है। हम ये निकाल लिए थे 3 था, ये था हमारा कितना था 2 3 4, ये लेंथ अभी हम तुरंत निकाले थे, पी आर आया था हमारा 9√3। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 9√3, तो cos थीटा क्या आ गया 1/3√3, cos थीटा आ गया। लेकिन ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 1/2√3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी सही है, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है, 1 पुट किए तो 1 + 1 बराबर यहाँ आ गया 1, तो 1 के लिए वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ रेंज क्या आ गया 1। उसके बाद हम 2 पुट करते हैं, ये इवन नंबर है, इस इवन नंबर पुट किया 4 - 2/2, ये क्या दिया, फिर भी क्या आया आंसर 1। हम देख सकते हैं एक ही डोमेन, 2 डिफरेंट डोमेन, मतलब मैनी के लिए 1 आ रहा है, मतलब क्या आ गया 1 1 नहीं, ये मैनी 1 फंक्शन। उसके बाद आगे हम देखें, उसके बाद मान लो कि हम यहाँ दे रहे हैं कि 6 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 4 - 6, यहाँ निगेटिव नंबर भी आ रहा है, मतलब निगेटिव नंबर भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि मैनी 1 है और ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब डोमेन बराबर रेंज है, ठीक है। ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम जीएन फंक्शन देखें, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है नेचुरल नंबर, और इसका डोमेन है हमारा क्या है, इसका डोमेन है हमारा इंटीजर, और जो रेंज है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अगर हम पॉजिटिव साइड से चले तो इसका नेचुरल नंबर इंटीजर है, मतलब यहाँ 1 2 3 4, जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इस पॉइंट से 3, फिर 2 डालेंगे, 0 डाले तो 3 आया, फिर 1 डाले क्या हो जाएगा, 1 डाले 5 आएगा, फिर 1 डाले, फिर 2 डाले 4 3 7 आएगा, इसे आते चलेगा। इसमें आ जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। 3 से स्टार्ट हुआ और इसमें डालना नेगेटिव, यहाँ से क्या से स्टार्ट होगा 0 तो डालना, कोई नेगेटिव डाले, इंटीजर इनपुट है तो हम यहाँ डाले 1, -1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर -2 डालेंगे 4 आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं भी 1 नहीं आता है, 1 नहीं आता। हम यहाँ बोल सकते हैं कि फंक्शन तो 1 1 है, 1 1 है, लेकिन इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मतलब डोमेन जो, मतलब जो रेंज है, मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं है। ये हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग एफ के बारे में देख चुके थे, वो क्या था, मैनी 1 और ऑन टू था। हमने जी के बारे में देखा, वो क्या था 1 1 इनटू था। हम कंपोजिट फंक्शन देखने वाले हैं कि जी ऑफ एफ, हम देख रहे हैं कि ये मैनी 1 है ऑन टू, मतलब यहाँ से मेरा जो रेंज आ जाएगा वो तो इंटीजर आ जाएगा, मतलब हम इसमें क्या पुट करने वाले हैं, पूरा इंटीजर। जो इसका डोमेन है, जी का जो डोमेन है पूरा इंटीजर है, तो यहाँ फंक्शन अपने रेंज में पूरा इंटीजर दे रहा है, तो इसमें पूरा इंटीजर पुट करेंगे तो यहाँ तो पूरा इंटीजर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हर एक इंटीजर पुट करेंगे, जितना भी इंटीजर पुट, उसमें फिर से वो नंबर 1 जो है वो नहीं आएगा, मतलब फिर से जो फंक्शन बनेगा वो इनटू फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा। जी हमारा क्या, नॉट 1 1, जी ऑफ एफ इज नॉट 1 1 1 1 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अब हम जब एफ डालते हैं, एफ में क्या देखते हैं कि जब 1 डालते हैं, जब 1 डालेंगे तो वहां भी 1 आता है, और 2 डालते हैं तो वहां भी 1 आता है। तो इसके डोमेन में डिफरेंट इनपुट के लिए उसमें एक ही इंटीजर पुट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन, और ये इनटू भी होगा। यहाँ से हमको क्या पता चला, ये 1 1 नहीं है, ये सही बात है, और ऑन टू नहीं है, क्या इनटू फंक्शन। हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम रेंज जो देखे थे मैनी 1 फंक्शन, हम देखे थे कि जब हम 1 पुट करते हैं तो भी 1 आता है, जब 2 पुट करते हैं तो भी 1 आता है। इसमें उसी प्रकार जब इसमें इसका जो रेंज आएगा, 1 पुट करेंगे x, तो यहाँ फिर से 1 ही पुट होगा, फिर 1 2 पुट करेंगे तो फिर से 1 ही पुट होगा, तो यहाँ तो जो रेंज आएगा तो सेम आएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो जो हमारा एफ में जो डोमेन क्या होगा, इसमें तो 1 इनपुट होगा नहीं, क्योंकि इसके जो जी था, जी के आउटपुट में रेंज में 1 नहीं आ रहा था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। देखिए इसमें जो जी है, देखो जी में क्या, एफ में ऐसा हो रहा था, एफ है इसमें 1 नहीं आ रहा है, ठीक है,
जी में 1 नहीं रहा, मतलब सिर्फ इसके डोमेन में 2 पर सिर्फ 1 होगा। पिछली बार क्या रहा था कि जो जी दे रहे थे, जी में 1 आउटपुट नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसमें हम 2 डालेंगे तो 2 आएगा सिर्फ, मतलब ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका जो रेंज आया था उसमें 3 5 आया था, 2 आया था, सब आया था, लेकिन इसमें इसके रेंज में 1 नहीं आता, तो इसका रेंज क्या बनेगा, इसी का डोमेन बनेगा। तो इसका जो डोमेन में 2 आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, मतलब 2 के लिए तो ये 1 दे रहा होगा एफ, तो इस समय यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि F1 इज नॉट 1 1, तो यहाँ ये 1 1 हो चुका होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और जो F इज नॉट 1 1, तो F तो मेनी 1 है, ये सही है, बट ऑन टू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हम चेक कर चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो गया, ठीक है। और लीजिएगा x प्लस आई कैप माइनस 1 माइनस 2 आई कैप, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 x प्लस आई कैप माइनस 3 आई कैप, ठीक है। मॉडल हटा दिए, स्क्वायर कर दिए, इधर उधर कर लिए। उसके बाद बाबू हमारा क्या हो जाता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको एक साथ करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, x का नहीं, जो x का कोफिशिएंट है जो नेचुरल नंबर है उसको एक साथ कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, इसको एक साथ किए, मॉडुलस हटा दिए हैं, x1 का स्क्वायर, इसको एक साथ किए, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। आफ्टर सॉल्विंग 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20y प्लस 31 इक्वल टू 0, तो ये एक सर्कल के इक्वेशन हो गया। तो ये सेंटर ऑफ रेडियस क्या है, सब माइनस जी, क्या था 2gx, ऐसा होता है ना, 2fy प्लस सी, तो ये हो गया माइनस जी, जो होता है सेंटर होता है, तो माइनस जी यहाँ का जब 2 माइनस 10 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10, तो सर्कल का सेंटर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -1 एंड 10। इसे कोफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा, सॉरी, सबको ई कोफिशिएंट 3 है, इस कोफिशिएंट को 1 करते हैं, 3 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ भी डिवाइड हो गया 3, यहाँ भी डिवाइड हो गया 3, यहाँ भी डिवाइड हो गया 3, यहाँ से कोफिशिएंट 2 हटा दिए, तो ये जी होता है, माइनस जी सेंटर होता है और माइनस एफ सेंटर होता है, तो यहाँ हमारा सेंटर क्या हो जाएगा -1/3 एंड -10/3, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, ए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद हमको दिया गया है कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हम निकालते हैं, बहुत सुंदर बात है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। रेडियस हो गया 1/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर माइनस सी माइनस 31/3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमको आ जाता है 2√2/3, ये हमारा हो गया रेडियस। तो रेडियस हमको दिया डी, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड डी सही हो गया, ठीक है। इसमें बोला गया है कि हमको एक लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर, हमको सेट बनाना है और रिलेशन आर का, ठीक है। तो कोई आर रिलेशन का सेट बनाएंगे, इस पे आर रिलेशन, ये हमको एक सेट दिया गया, ठीक है, हमको एक सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, इस पे हम आर रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद आर रिलेशन का सेट बनाते हैं, ठीक है। वो जो सेट होता है, हर एक आर रिलेशन का सेट होता है, वो 10 एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है। तो वो रिलेशन उसको इस प्रकार डिजाइन है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है। उसमें जो एलिमेंट है आर रिलेशन करके जो हम बनाते हैं, जैसे ये मान लो एस है, सेट 1 है, ये S1 ही सेट 2 है, इसके बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसके बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। तो उस वो रिलेशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव है और वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव करने का मतलब क्या हुआ कि ए बी मतलब सेम है, बी बी मतलब दोनों एलिमेंट जो है सेम है, यही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद का इमेज है, सेम है। रिफ्लेक्सिव मतलब सिंपली इमेज है। सिमेट्रिक मतलब जैसा ए बी, जैसे बी ए से जैसे रिलेटेड है, ठीक उसी प्रकार बी ए बी से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो यही हमको रिलेशन दिया गया है। तो हमको एक रिलेशन आर रिलेशन का सेट बनाया गया है कि वो सेट कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 10 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। हमको बोल रहा है कि आप सेट बनाओ ऐसे रिलेशन का, कितना सेट बनेगा इस रिलेशन का जिसमें 10 एलिमेंट हो, जो क्या हो, सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव हो। तो ऐसे एलिमेंट का सेट कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए ए बी ऐसे हो गया हमारा ए एफ, यह हो जाएगा बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये जितने हैं वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर रहे हैं। और बाकी यहाँ कितने बच जाएंगे, ए बी
ए सी ए डी ए ई एंड ए एफ। और इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ क्या होंगे, बी ए सी ए डी ए ई एफ। हमको बोल रहा है कि हमारा जो रिलेशन आर है वो जो सेट है, ठीक है, उसमें क्या एलिमेंट ये सब है, इसको मान लो ये पूरा एलिमेंट है, ए ऐसे से करते करते एफ तक है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, जैसे 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और जो है इसमें और टोटल कितना एग्जैक्ट एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। वो सिमेट्रिक रिलेशन कंटेन कर रहा है, मतलब अगर इसमें ये एक लेयर है तो ये एक इंक्लूड हो ही जाएगा, मतलब ये ले लिए, अगर ये एक लिए तो ये इंक्लूड हो ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का हमने सेट बनाएंगे, ए बी बी ए सी, ये हमारा एक सेट हुआ। तो इस टाइप का टोटल कितना सेट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो एक सेट हुआ, नंबर ऑफ 1 से एक सेट हुआ, तो टोटल इस टाइप का कितना सेट बनेगा जो इस टाइप का एलिमेंट कंटेंट कर रहा होगा, हमको बताना। ये तो सब में रहेगा 6 एलिमेंट। अब हमारे पास इसको चूज करने का ऑप्शन है, तो हम कौन सा पेयर चूज करें, ये पेयर चूज करें या ये पेयर चूज करें। तो चूज करने का क्या तरीका, चूंकि सिमेट्रिक है, अगर इसको चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चूज हो चुका होगा, अगर इसको चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चूज हो चुका होगा। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 बॉक्स है, तो यहाँ 2 बॉक्स है, यहाँ 3 बॉक्स है, तो यहाँ 4 बॉक्स है, और यहाँ 5 बॉक्स है जिसको हमको फिल करना है। तो टोटल नंबर हमारे पास बॉक्स क्या होगा, 1 5 है, 5 का सम क्या हो जाएगा 6/2 30 यानी 15। हमारे पास 15 पेयर है, ठीक है, हमारे पास 15 पेयर, हम एक करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो 15 में से 2 चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे तो एक उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसका चूज करने का तरीका क्या है, 15 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये हमारा आ गया 13 फैक्टोरियल, ये हमारा कट गया, ये हमारा हो गया 15 इंटू 42 और 15 गुने 7 यानी 105। इस टाइप का ये तो एक सेट हुआ, इस प्रकार का 105 सेट बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, पी मान लीजिए, इसका क्यू मान लीजिए, इसका आर मान लीजिए, इसका मिड पॉइंट दिया है ई, इसका मिड पॉइंट दिया है। जितना मिनिमम पोजीशन वेक्टर माने उतना अच्छा है, ड्रीम करो। और हो गया पी आर 1 2, इसके मिनिमम वेक्टर माने अंदर मिड पॉइंट एस, ठीक है। एस के लिए हमको रिलेशन दिया गया है कि एस पी वेक्टर प्लस 5 एस क्यू वेक्टर प्लस 6 एस आर इक्वल टू 0। फाइनल एस इनिशियल का फंडा लगाते हैं, तो फाइनल क्या है, पी माइनस एस प्लस 5 क्यू माइनस एस प्लस 6 आर माइनस एस इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखिए तो हमारे पास क्या हो जाता है, टी और एस क्या हो जाएगा, एस एस 6 5 11 6 5 11 12 एस माइनस 12 एस प्लस 5 क्यू प्लस 6 आर इक्वल टू 0। हमारे पास क्या हो जाएगा, पी माइनस 5 क्यू माइनस 6 आर, फिर उस साइड चला जाएगा कि माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस एक अच्छे इधर चले जाएगा तो प्लस में ही रहेगा, मतलब हमको एस आ जाएगा पी प्लस 5 क्यू प्लस 6 आर अपॉन 12, तो हमको एस आ गया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको बोला गया है कि एफ चाहिए, अब एफ क्या होगा, ई और एफ, तो एफ फाइनल है सबसे हो गया क्यू प्लस आर अपॉन टी माइनस पी प्लस आर अपॉन 2, ये आर आर कट गया, बच गया क्यू माइनस पी अपॉन 2, ये पता चल गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ई एस, ई और एस, तो एस हमको आ चुका है, ई क्या है वो है, तो एस माइनस पी प्लस 5 क्यू प्लस 6 आर अपॉन 5, और ई क्या है, पी प्लस आर अपॉन 2। इसको मिटा रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर दिए तो हमारे पास ये तो इसमें 12 नंबर है, इसको 12 कर ले, इसको 12 कर ले, 6 और 6 ये माइनस हो गया, ये 6 ये 6 कट गया, ये माइनस हो गया 5, मतलब 5 2 माइनस अपॉन 12 हो गया। वो क्या चाहिए, एफ अपॉन एस का रेशियो चाहिए, तो एफ अपॉन एस का रेशियो चाहिए, तो ऊपर पे एफ, तो हम कर दिए क्यू माइनस पी मॉडुलस, और हमको नीचे क्या है 5 क्यू माइनस पी फॉर्मेट कर, ये कट गया, ये हो गया 6/5 एंड 1.2 हमारा आ गया आंसर, है भाई राव सब है। The number of element x in S such that at least one of the digit 0 and 1 appear exactly twice, देखिए 2 बार या तो 0 या तो 1 में से कोई ना कोई एक, तो 2 बार करके या दोनों करें तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो हम इसलिए चलिए तैयार करते हैं, हम ये मान लेते हैं कंडीशन की, मान लो पहला कंडीशन ये है कि 0 जो है एग्जैक्टली
ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद हम ये मानते हैं, बी कंडीशन ये मानते हैं कि 1 जो है एग्जैक्टली ट्वाइस है। उसके बाद हम तीसरा कंडीशन ये मानते हैं कि मान लो ए यूनियन बी, मतलब जब ये दोनों ट्वाइस आए, मतलब 0 और 1 एग्जैक्टली ट्वाइस है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमने मान लिया। उसको चलिए मनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितना है, ठीक है। एक कंडीशन क्या था कि एन एग्जैक्टली ट्वाइस है, मान लो कितना नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली ट्वाइस है। तो अब हमारे पास क्या है, 7 है, यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। 0 रखेंगे ये 7 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो हमारे पास कितना ऑप्शन बच गया, 1 2 3 4 5 6, हम 6 प्लेस पर रख सकते हैं। तो 6 प्लेस पर 2 0 रखने का तरीका कितना है, ये हो गया। अब 2 प्लेस तो भर गया, टोटल प्लेस कितना बच गया, 5। तो 5 प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से, 2 तरीके से, मतलब 1 2 3 4 5 यानी 2 टू द पावर 5, ये हमारा हो गया एन ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा हमारा 4 एन टी। अब दूसरा हमारा चीज आ गया एन बी, ठीक है। एन बी हम फर्स्ट केस ये मानते हैं कि फर्स्ट केस उसमें 2 केस बनेगा। मान लो हमने यहाँ दिया है, इस प्लेस पे हमने 1 रख दिया है, ठीक है। इस प्लेस पे हमने 1 रख दिया है, तो हमारे पास कितना जगह खाली बच गया, 6। 6 में से एक 1 रखने का तरीका इतना। अब कितना जगह बच गया, 5। तो 5 को भरने का तरीका इतना, 2 हमने भर दिया, 3 भर दिया, 6 में से एक जगह वो भर दिया, मतलब 5 बच गया। 5 को भरने का टोटल तरीका हमारे पास कितना हो जाएगा, 5, एक हमारा 1 हो गया। प्लस दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हमने एक को यहाँ नहीं भरा होगा, कहीं और भरा होगा, ठीक है। कि जब एक यहाँ नहीं रहा होगा, मतलब हमको यहाँ क्या डालना पड़ेगा, 2 तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 यहाँ डाल नहीं सकते हैं। तो 1 यहाँ नहीं है, 1 इस 5 में से कहीं है, 6 में से, ठीक होगा सी 2। 2 जगह भर चुका है, जो 2 1 से, और एक जगह पर हम 0 नहीं डाल सकते, 2 जा, तो टोटल कितना जगह खाली, मान लो 2 जगह भर गया, टोटल कितना जगह खाली बचा, 1 2 3। इसमें क्या डाल सकते हैं, 0 या 2, 0 या 2। इसके भरने कितना तरीका होगा, 2। सब भरने तरीका तो 2 पावर, तो ये टोटल हो गया। और जब हम इसको सम करेंगे, ये हमको आ जाता है एक्चुअली में, ये आ जाता है हमको 240, ये आ जाता है आपको 192। टोटल हो गया हमारा 2 9 4 13, 2 3 4 732। तो एन ए आ गया, एन बी आ गया। हमको जानना है अब क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जानना है। उसमें क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली 1 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया, इसमें भी 7 प्लेस है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि मान 0 डाल, हम 0 इस प्लेस पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सी 6 है, तो 0 है, उसके लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 0 के लिए सोच रहे थे, ये जगह अवेलेबल नहीं है उसके लिए, इसके लिए 6 जगह अवेलेबल है। ये 6 जगह में 2 0 रखना है, कितने तरीके से रखा सकता है। उसके बाद 2 जगह भर चुका है, उसके बाद हमारे पास कितना जगह बच गया, 7 था, 7 में से 2 चला गया, 5। 5 है, तो 5 में से अब हम 1 को रख रहे हैं, 2 1 आएगा, तो उसके लिए कितना जगह बच गया, 2। हमने एग्जैक्टली 2 1 आएगा, एग्जैक्टली 2 0 आएगा, ये केस लिए मतलब आ गया 1 और 0 नहीं आएगा। तो बाकी जो मान लो यहाँ भर चुका है और यहाँ भर चुका है, 3 जगह बचा है, इसको 2 से ही भरना, कोई तरीका नहीं, सिंपली 2 भरना है, तो कोई तरीका नहीं, सिंपली एक तरीका है। तो ये हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमको 150, 1.5 रुपया 1। तो हमको अब चाहिए वो केस जिसमें कि एग्जैक्टली वो आया हो, या तो ए यूनियन बी। हमको क्या है, एटलीस्ट एग्जैक्टली ये, एटलीस्ट ए एटलीस्ट मतलब हमको पूछा गया इसका यूनियन। ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये पता है 480, ये पता है 432, ये पता है हमको 150, हमको पता चल गया 762 हमारा आंसर है, ठीक है। तब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो ये दिया गया है अल्फा अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स न्यूटन लॉगरिथम, लग जाएगा यहाँ पीछे प्लस बीटा एक्स कोस एक्स बराबर 2। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हमको बोला जाए तो लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 डीएल लगाएंगे, डी लॉगरिथम रूल लगाते हैं, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया है, एक्स की लॉगरिथम लगाते हैं फर्स्ट टाइम। तो लॉगरिथम लगाने से क्या होता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड, और ये हमारा हो गया बीटा cos x प्लस बीटा एक्स साइन एक्स
माइनस अपॉन 3x², ठीक है, अपॉन 3x, ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? अभी भी 0/0 फॉर्म होना चाहिए। 0/0 फॉर्म कब बनना, देखो तो यहाँ 0 पे 0 हो गया, ये 0 पे 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये 0 होना चाहिए, 0 हो रहा है, तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनना है तो हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, लेकिन एग्जिस्ट करेगा। और बढ़ने के लिए a/2 प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हमारा हो गया फर्स्ट कर दे। यहाँ सबको क्या पता चला, इस हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करना है, ये अभी हम क्या होना चाहिए, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। तो ये हमारा हो गया a/2 प्लस बीटा स्क्वायर को 0, क्योंकि अब 0 को, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अभी भी 0 होना चाहिए, तो ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, इस दोनों को 0। इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं, α/2 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, प्लस b sin x माइनस b sin x माइनस bx cos x इक्वल टू क्या है 6x², और ये 1 था। ये टर्म जो है हमारा 0, यहाँ 0 पुट, यहाँ क्या कट गया, ये 1 का फॉर्म यहाँ पर लेके लिखती है, 1 का फॉर्म बन जाएगा, ये 1 का फॉर्म बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इस कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा। हमको क्या पता चलता है कि, तो यहाँ आ गए हम लोग, एक्स ऊपर ले गए, एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 कट गया, ये एक्स कट गया, ये 1 हो गया, 0 के 1 का तभी क्या बचेगा, a/2 2 कट गया, अल्फा बच गया, उसके बाद ये 1 हो गया, बीटा बच गया, ये भी 1 हो गया, बीटा बच गया, ये भी 1 हो गया, बीटा बच गया, मतलब वही बात हो गया -3 बीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये हमारा हो गया 12, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक आ चुके थे, ये उधर गुना हो गया, 6 × 2 ये 12 हो गया, और ये एक्सेस कट गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आ गया अल्फा बराबर -2, यहाँ दिए -2 बीटा -3 बीटा इक्वल टू 12, मतलब बीटा आ गया -12/5। बीटा आ गया बाबू हमारे पास, तो अल्फा क्या आ जाएगा, तो अल्फा हमारा आ जाएगा, बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा का वैल्यू पुट कर दिए तो हो गया बस 24/5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये 24/5 हो गया, 24/5 माइनस 12/5, अल्फा प्लस बीटा हो गया, और दोनों जोड़ दिए तो हो गया 12/5, अब 5 दूनी 10 हो गया, अब 5 चौका 20 हो गया, 2.4 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू fx(y) है, तो यहाँ तो आपको क्लास में कराया जाता होगा, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, fx हो गया समथिंग लाइक a⁴x, हमारा फंक्शन हो गया, इस टाइप का फंक्शन होगा। तो हमको लिखा गया कि a1 a2 a3 जो 50 तक वो अरिथमेटिक है, मतलब मान लो फर्स्ट टर्म ये होगा, तो हम बोलेंगे a2 क्या, अगर मान लो a1 बराबर a मानते हैं, हम मानते हैं कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, हम मानते हैं CD बराबर D रहा होगा, तो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, इसी प्रकार से थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2D, एंड इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये हमारा सीरीज होगा, ठीक है। तो a नियम मान लेते हैं हमारा a1 जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमको दिया गया है, हमने फंक्शन देख लिया, ये हमारा फंक्शन हम मान चुके हैं fx इक्वल टू a⁴x, सब कोई फंक्शन रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो fx फॉर ग्रेटर 0 के लिए मान रहे हैं, ठीक है। अब हमको पास जो रिलेशन दिया गया है, हमको दिया गया है कि क्या दिया गया है कि f a31 बराबर 64a25 है, ये हमको ऐसा दिया गया है, ठीक है। ये a है क्या, a है क्या, मतलब जो हम a हमारा फंक्शन क्या है, ये x की जगह पर क्या दिया गया है, a क्या है a, इसको चलिए k मान लेते हैं, क्योंकि a हम पहले से मान चुके, इसको हम k मान रहे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है k, और k पर क्या है 31, हमारा हो गया a प्लस 30d, ठीक, इक्वल टू 64 25 है, तो यहाँ हो जाएगा k a प्लस 24d, ठीक है। यहाँ तक आगे, उसके बाद हम लोग इधर से इसको डिवाइड कर दिए, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6d बराबर हो जाएगा 64। हमको पता है कि 2 टू द पावर 6 एंड यह k d टू द पावर 6,
2 टू द पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। सही बात है पहन बाबू, मतलब के डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग के डी निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमको के डी निकल गया। तो एक टर्म आ गया के डी जो है हमारा वो क्या है, 2 है। आगे एक और रिलेशन दिया गया है कि समेशन 50 आयोटा 1 एफ ए वन इक्वल टू 3 2 5 प्लस 1। तो हम पहले इसको ब्रेक करते हैं। F1 मतलब A1 हम फर्स्ट टर्म ये हो गया, A2 मतलब सेकेंड टर्म, मतलब हमारा जो टर्म चल रहा है के, A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक 50 तक जा रहे हैं, मतलब के A प्लस 49D, और ऐसा चला गया। और ये हमारा चला गया, तो ये टर्म यहाँ है, मान लो इस पूरे ये टर्म यहाँ लिख ही देते हैं 25 प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हो कि ये जीपी में है, ठीक है, जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म ये सम ऑफ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और इस जो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, के ए प्लस डी अपॉन के, मतलब के डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 50 है, क्या हो जाएगा 50D माइनस 1, और क्या हो जाएगा के माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा के डी माइनस 1 जो आर होता है जो कॉमन रेशियो, ये ऐसे यहाँ यहाँ आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया है कि डी हमको पता है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, प्रॉपर लिखना है। तो इसको मिटा रहे हैं। के डी हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, के डी टू दी पावर 50 माइनस 1, और के डी क्या है, ये हो गया 2 माइनस 1, के डी की जगह ये हो गया के ए इक्वल टू हमको दिया गया था, कितना गया था, क्या दिया गया था 3 225 माइनस 1 इतना दिया गया था। फिर डी क्या है 2 है, मतलब हो गया 2 टू दी पावर 50 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 25 माइनस 1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हो कि हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 कोई नंबर है, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जैसे हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 25 माइनस 1 और 2 टू दी पावर 25 प्लस 1। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ के ए है तो हमारे पास के ए बच जाएगा 3 और 2 टू दी पावर 25 प्लस 1। ये हमारा आ गया के ए का वैल्यू। ठीक है, पास आ गया के ए इक्वल टू आ गया 3 20 225 प्लस 1। अब हमसे पूछा गया है कि एफ सिग्मा 30 1 मतलब बराबर 6, और ये हो गया एफ ए 1 से क्या होगा, मतलब हम 6 से चल रहे हैं, मतलब a प्लस 5d ऐसा चल रहा होगा, मतलब के ए प्लस 5d प्लस के ए प्लस 6d ऐसे डायरेक्ट करते करते के ए प्लस 29d। ठीक है, ये हमको समीकरण चाहिए, हमको फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। तो फर्स्ट टर्म हमको क्या था, के ए प्लस 5d, ये भी जीपी में ही था। टोटल टर्म कितना है हमारे पास, 6 हो गया 25 है, तो 25d माइनस 1 और के डी माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, ई तो डी हम 2 हो गया और हम इसको कॉमन ले लिए तो हमारा कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 25 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा के टू दी पावर ए यानी के टू दी पावर 5d। ये हमारा ये हो गया, तो के हमारा क्या था 3 25 प्लस 1। ठीक है, के क्या आया था, के हमको ये आया था। ठीक है, ये हमको ये आया था क्या, हाँ के हमको ये आया था, सॉरी के हमको ये आया था, ये आ गया, ये आ गया, आंसर नहीं मिल रहा था, यही तो दिक्कत, समझो चलो दिक्कत किधर है। ये हमको पता है, ये हमको पता है, के वैल्यू पुट कर रहे हैं जो वहाँ आया था, तो 3 और ये है, हमको इसका वैल्यू चाहिए, के क्या है हमारे पास, के एक वैल्यू अगर 225 माइनस 1 और ये क्या है फिर 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, के डी क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 25 माइनस 1, ये 1 हो गया। और इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, में ब्रेक हो चुका था, तो ये हमारा क्या होगा डी, मतलब के डी क्या होगा, के डी क्या है गुने 2, मतलब 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5, ये और ये कट गया, ये क्या हो गया 32 हो गया, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 3 गुने 6 3 के 9, मतलब हो गया 96 हमारा आंसर। ठीक है।
हमको यहाँ दिया गया है dy1 dx1, तो उस साइड ले जा रहे हैं तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, y1 इधर है, इसको हम क्या कर रहे हैं इधर ले आ रहे हैं, तो y1 हो गया। ठीक है, सब सी ठीक इसी प्रकार हमने सब में किया dy2 इक्वल टू y2, ये हमारा हो गया। ठीक उसी प्रकार cos x का होल स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार dy3 एंड dx ने उसको उस तरफ ले गया तो ये y3 हो गया, ये हमारा हो गया dx, ये हो गया dx, जो हमारा यहाँ ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2x3 अपॉन x3 गुणे dx। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, तीनों को जोड़ दिया, हमने वन साइड ले गया इस तरह करके LHS करके दोनों साइड को जोड़ दिया। ठीक है, हम तीनों साइड को जोड़ रहे हैं, dy1 अपॉन y1 प्लस dy2 अपॉन y2 प्लस y3। उसके बाद हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स क्यू का डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2x क्यू है तो ये इधर -1 प्लस 2x³ इंटू dx। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ 2x³ dx, और ये बच गया है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए, इसके बाद ये लिख दिए, जो बच गया 2x³ dx। उसके बाद हम लोग को क्या करना, सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा ln y1 प्लस ln y2 प्लस ln y3 इक्वल टू -2 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब प्लस में हो तो लॉग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ln y2 ln y3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या किया गया है कि हमको दिया गया है कि y1 y2 जब हम x की वैल्यू जहाँ जो y1 x1 डालते हैं तो हमको दिया गया है कि 5 होता है, और y2 x1 में डालते हैं तो 1/3 है, तो ऐसे y3 में 1 डालते हैं तो हम क्या देता है 3/5, ये गिवन है। ठीक है, तो उसी प्रकार डाल रहे हैं, इसमें पुट किया हमने, जब हमने पुट किया तो क्या आता है 5, उसके बाद क्या है 5 1/3, उसके बाद क्या है 3/5e, नीचे में ये ये कट गया, ये कट गया, नीचे में मतलब ये भी -1 आ गया, ये भी -1 अपॉन यहाँ 1 डाल चुके थे 1 हो गया, प्लस सी। हमको पास क्या है, मतलब सी जो है हमारा वो 0 है, सी क्या है हमारा 0 है, सी 0 है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि y1 y2 y3 बराबर क्या है e⁻1/x स्क्वायर है, ये हमारा y1 y2 y3 है। तो यही हमसे सवाल पूछा गया कि ये जो लिमिट हमको दिया गया है, लिमिट ये जो एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दिया गया है इसमें, है ना, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पे ये y1 y2 y3 प्लस 2x अपॉन e⁻3x sin x क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। उसके बाद हम क्या, इस e⁻−x³ और हमारे पास था 2x स्क्वायर अपॉन 2x अपॉन a3x एंड sin x। ठीक है, इसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, ax³ e⁻3x एंड sin x प्लस 2x e⁻3x sin x। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर दे, इस x मल्टीप्लाई किए, x से डिवाइड किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये कट गया, इसमें 0 का वैल्यू पुट किया, 1 हो गया, यहाँ हमारे पास 2 आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, ये तो 2 हो गया, इसकी जगह हम लोग 2 लिख दे रहे हैं। अब ये लिमिट हमारा, ये लिमिट है, अब इसमें भी क्या कर रहे हैं x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये नेगेटिव पावर है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो जगह e⁻1/x² मल्टीप्लाई किए, ये हम गुणा करेंगे, इसको हम नीचे ले आए। ठीक है, नीचे ले आए। अब इसको अब देखो, ये क्या है 10 to 0 है, मतलब ये अपन e⁻∞ अपॉन 1/0 e⁻∞ का फॉर्म है। हम क्या कर रहे हैं e⁻y² अपॉन y, और क्या क्या है लिमिट 10 टेंड टू इन्फिनिटी है। ठीक है, dl लगाते हैं 2y e y² अपॉन 1, इन्फिनिटी पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी देगा,
मतलब यहाँ नीचे में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है अपॉन 1, मतलब इन्फिनिटी अपॉन 1 कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस 12 इजकल टू 19 दिया है। ठीक है, तब तक इधर सॉल्व कर दो, इधर खा लिया। तो उसके बाद हमको क्या पता चला, F1 प्लस F2 हमारा क्या हो जाएगा, 7, 7 दोनों 7 हो गया। उसके बाद हमको दिया है कि मेडियन क्लास जो है वो 6 है, m क्या है, 6 है। तो वैल्यू क्या है हमारा, 6 के सामने 6, तो ये हमारा ये क्या है, मेडियन क्लास है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 19 है, मतलब मीडियन क्लास मतलब क्या होता है, सेंट्रल क्लास, मतलब इससे इधर 9 19 है, मतलब इससे इधर 10 होगा, इससे इधर 10 होगा, ये बीच वाला है, ये बीच वाला है, तो बीच वाला है, तो ये बीच वाला है, ये क्या है, बीच वाला है, मतलब इसको सम करो तो इसमें 10 आना चाहिए। तो 5 प्लस F1 प्लस 1, तो मीडियन इससे इधर 10 है, तो ये बराबर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, मीडियन 6 से 10 होने 5 1 6, तो हमको F1 क्या आ गया हमारा, 4 आ जाएगा, F1 4 आ जाएगा। F2 क्या हो जाएगा हमारा, F2 क्या हो जाएगा, 3 हो गया। F1 F2 हमको निकल गया 4 और 3। ठीक है, उसके बाद F1 F2 हमको अब निकालना है कि एवरेज क्या है, मीन क्या है। तो हमको F1 निकल चुका था 4, F2 निकल चुका है 3, तो उसके बाद क्या हमको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सबका सम। तो मान लो 5 चौक 20 क्या होता है एवरेज, हम बता देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन होता है सिग्मा एफ आई, यही करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई सबका सम और इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 8 24 प्लस 18 प्लस 33 प्लस 12, सब कुछ जोड़ेंगे, उसके बाद 19 से डिवाइड करेंगे, तो हमको एक्स बार जो आता है वो आता है 7, यहाँ जाएगा हमारा 7, मीन आ गया हमारे पास 7, मीन आ गया हमारे पास 7। हमको अब मीन सबका डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो इसको स्टार्ट करेंगे, हमने मीन निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकल गया था, हम डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पता है और ये पता है, तो हमको 5 मिनट दूर करते जाएंगे, डिफरेंस बस लेना है। तो हमारे साथ में डिफरेंस हम सिर्फ सब ले चुके हैं, आप लिख दिए, आप भी कर लीजिएगा, 1 1 2 4 5, ऐसे ही हमको मोड से डेविएशन निकालना है, 2 1 0 2 3 5 6। उसके बाद इसका हाँ, इसका प्रोडक्ट हमको लिखना है, ये डी है, ये लिखा गया है। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, 15 8 1 3 4 12 5, इस सब का सम क्या हो जाएगा, 48। उसके बाद हमारे पास इसके लिखना है क्या है, 10 4 0 6 6 15 6, इसका सम क्या हो जाएगा, 43। उसके बाद हम क्या करें, ये जो डी आया है इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमको अब निकालना है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या है, फ्रीक्वेंसी और जो मीन डेविएशन होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। इसका स्क्वायर करोगे फिर मुझे से 9 3 3 9 9 चौको 3 3 9 9 5 15 4 4 4 16, ये यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो 45 16 1 3 8 48 जिस हो गया 146। तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसका हम यहाँ इधर मिटा रहे हैं। हमको क्या पता है कि जो हमको बोला है कि अल्फा, अल्फा क्या पूछा गया कि अल्फा जो है हमारा, अल्फा क्या है हमारा, फिर से वंस अपॉन अ टाइम क्या है अल्फा, अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या होता है, ये होता है समीशन एफ, ये होता है मीन डेविएशन एफ डी वन का जो समीशन होगा। ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई, समीशन क्या आ गया हमको 48 और एफ आई क्या है 19, ये है हमारा अल्फा। तो 19 गुने अल्फा, तो ये अल्फा हमको ये आया। ठीक है, तो इसमें क्या गया 19 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, हमको आंसर क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार उसके बाद बीटा में क्या दिया गया है, 19 गुने बीटा, तो बीटा क्या होता है, ये सिग्मा एफ ई आई इंटू सिग्मा डी आई, मतलब क्या 48 कौन 19, उसमें भी 19 मल्टीप्लाई करके दिया गया है बीटा में। हमको पूछा है 90 बीटा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, नहीं बीटा क्या 47 हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। फिर उसके बाद पूछा गया कि 19 सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। तो वेरिएंस क्या होता है हमारा, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा अपॉन डी एफ स्क्वायर क्या है, ये है, और ऊपर ये क्या हो जाएगा समेशन इतना दिया। हमको पूछा है कि 9, ये होगा हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। हमसे पूछा गया है कि 19 सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 19 कर देगा, ये होगा 146। और उसके बाद 7 एफ आई प्लस 9 एफ आई होता है क्या होता है, ये पूछा था हमने, क्या निकाला था, एफ क्या आया था 4 और F2 क्या आया था 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 चौक 28 और 9 तिया 27,
इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। तो हमको क्या पता चला, P हो गया 5 से, Q हो जाएगा हमारा 3 से, उसके बाद हमारा हो गया R हो गया 2 से, S हो गया हमारा 1 से। हमारा ऑप्शन नंबर जो है C सही हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स क्यूब माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 35। अब देखोगे कि ये डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका रेंज क्या है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इंटीजर के बीच में तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे इसका रेंज क्या हम जानना चाहते हैं। हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं, हम क्या होगा 30x स्क्वायर प्लस देता है 90x, यही ना है 90x प्लस 60, इसको 30 कॉमन हो गया, सब में से 30 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 30x प्लस 3 प्लस 2, ये बराबर ये हो गया हमारा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारा जो रूट आता है, हमारा जो रूट आता है x माइनस 1 और ये कहता है x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस आता है या नेगेटिव आता है। अब 2 से 1 में हमसे पूछा जा रहा है, पूछा है कि किस कंटिन्यूअस फंक्शन इंटरवल 1 से 2 में ये मिनिमम हो, इसके लिए हम n का वैल्यू क्या रखें। अब 1 से 2 हम देख रहे हैं कि ये क्या फंक्शन नेगेटिव, मतलब ये प्लस है फिर माइनस है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम देख रहे हैं 1 पे इसका क्या वैल्यू है, 1 पे वैल्यू हो गया 1 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 35, तो हो गया 35 हो गया माइनस 10 माइनस 10 हो गया। 1 पे हमारे पास 60 वैल्यू और 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 55 वैल्यू आता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 पे क्या है, इसका मतलब रेंज क्या है कि हमारा डिक्रीज कर रहा है 1 से 2 तक, ठीक है, मतलब 1 से 2 तक में क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। -1 पर प्लस था, ये नेगेटिव था, मतलब -1 से लेकर 2 तक डिक्रीज कर रहा था। यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू रहा होगा 2 पे, यहाँ इसका 1 पे मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा। मैक्सिमम क्या है 60 है, मिनिमम क्या है 55 है। हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस मतलब हो कि 1 से 2 में सेम वैल्यू आना चाहिए। अब मान लो n क्या करें, n मान लो 1 दे तो 55 60 सेम नहीं होगा, मान लो 8 दिए नहीं होगा। जब हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो 6.1 आता है और जब और इधर आता है 6.66, मतलब ये 9 पे अगर डिवाइड करें तो ये इसका वैल्यू है 6 ही रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो n यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, n हो गया हमारा मिनिमम 9। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो p का हो गया हमारा 2, p का 2 दो ऑप्शन में था, हम अभी कर सकते हैं या तो b होगा या तो d होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग कब होगा, हमको ये पता है, जो हमने ये जो लिखा हुआ है कि हमारा हो गया 2n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 15, ये है। उसके बाद हमारा क्या है एक्स क्यू प्लस 3x है। ठीक है, ये देखोगे आप, ये कभी डिक्रीज होगा नहीं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव हमेशा देगा। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ये क्या है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता, मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इसका मिनिमम होना सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, अब ये मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसका इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, हमेशा ये इंक्रीज ही तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका पे मिनिमा मैक्सिमा इस पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आता है, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो एक n आता है वो आता है -1 और एक आता है हमारे पास 15/2। आप a प्लस अल्फा बीटा जब फॉर्मूला रूट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हमारे पास 2 रूट हो गया। तो n के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, जब n इससे बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, हमको बोला कि n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, n क्या है कोई नेचुरल नंबर है, ये तो हो गया हमारा लगभग 7 नेचुरल नंबर, इससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर क्या होगा वो 8 है, तो n क्या हो जाना चाहिए हमारा यहाँ 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, n हो गया 8, n हो गया 8। तो n का वैल्यू क्या होगा वो बताना मिनिमम है, जो उसकी 5 से तो बड़ा होगा ताकि ये लोकल मिनिमम हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो दिया गया है x स्क्वायर प्लस 9 टू द पावर n और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है कि ये इवन पॉजिटिव है। ठीक है, इसका d निकालते हैं तो ये नेगेटिव आता है, मतलब हमेशा ऐसा कुछ ग्राफ है तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब मिनिमम या मैक्सिमम इस पे डिपेंड करता है, जो x स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर n है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका मिनिमम हमको क्या पता, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो हम क्या चलते हैं इसका डेरिवेशन निकालते हैं, तो ये हो जाता है
एन एक्स स्क्वायर माइनस 9 n⁻⁻1 और ये हो गया हमारा 2x। तो हमको इसका मिनिमम चाहिए, ठीक है, 3 पर चाहिए, 3 पर चाहिए तो ये तो 0 से मतलब है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे, ठीक है, x -3 to the power n-1 और x प्लस 3 to the power n+1, हमको x बराबर 3 पे बोला, तो मतलब कोई मिला हमको इससे मतलब है, इससे मतलब है कि x बराबर 3 पे ये मिनिमम देना चाहिए। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसमें कोई भी 3 का फैक्टोरियल नहीं बनता है, तब ये इस पर साइन अब मिनिमम देगा, मतलब जब यहाँ से ये मान लो 3 होगा, पॉजिटिव यहाँ से मिनिमम होगा, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए, जब हम 3 पे होगा तो साइन कब चेंज करेगा, तब ये यहाँ जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए, इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होता है, तो मतलब n-1 क्या होगा, कुछ ऑड रहा होगा, हमको बोला गया 5 से बड़ा होगा तो हम मान लेते हैं n, तो मतलब n क्या, ये ऑड होगा, मतलब ये ऑड है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मतलब n क्या है, इवन है, तो हम मान लेते हैं 6 है, तो फिर 6 मैच कर गया, ठीक है, तो n हो गया हमारा 6। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि नॉट डिफरेंशिएबल एट समथिंग व्हाट। तो इसमें जो मॉड लगा है कि इसमें लगा है कि साइन मॉड ऑफ x माइनस के प्लस कॉस मॉड ऑफ x माइनस के प्लस 1/2 का मॉड। हमको क्या पता है कि जो कॉस होता है, चाहे माइनस एक्स हो चाहे माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, लेकिन साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाता है, इसमें नेगेटिव साइन निकल जाता है, ठीक है। जब ये मॉडुलस में अब यहाँ कुछ भी पुट करेंगे, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, तो ये कॉस एक्स विदाउट मॉड साइन चेंज करने के बाद भी ऐसा ही खुलेगा, ठीक है। ये एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, 1 2 3 के बराबर 1 2 3 हर एक पॉइंट, लेकिन जब हम के बराबर 1 2 3 पुट करेंगे, अगर मॉड ऑफ एक्स मान लो 0 पुट किया, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइंस खुलेगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जब पॉजिटिव साइंस खुलेगा पॉजिटिव से, मतलब यहाँ ये हर एक जब के 1 2 3 होगा उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब जब के बराबर 0 हो 1 हो 2 हो 3 मतलब 5 पॉइंट पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा हमारा 3। हम लोग ऑप्शन पहले टिक कर चुके थे, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया है कि u क्रॉस v इजकल टू w दिया गया है, और v क्रॉस v इजकल टू u दिया है। इससे ये पता चलता है कि जो w है क्या है, जो w वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा u वेक्टर के, एंड जो w वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर के भी। इससे ही पता चलता है कि v वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा u वेक्टर के, और w वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा u वेक्टर के, तीनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि हमसे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा वो पूछा जा रहा है, हमने ट्रिपल बी क्रॉस डब्ल्यू इजकल टू यू, ठीक है। हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या दिक्कत, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, बाहर क्रॉस ले रही है बी का, क्योंकि यू क्रॉस बी हो गया, अब यू क्रॉस बी हमको यहाँ डब्ल्यू दिया गया, ये हो गया हमारा डब्ल्यू, ठीक है, दूर वाला पहले, अब इसमें हो गया नजदीक वाला, उसके बाद माइनस नजदीक वाला, आज बच गया दूर वाला वो, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब v का स्क्वायर w, और यहाँ क्या है ये कट गया, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, मतलब v स्क्वायर हमको क्या आ गया 1 आ गया, मतलब p इजकल टू 2 p इजकल टू 3 ऑप्शन, इस ऑप्शन बनाने से काम नहीं चलेगा, p इजकल माइनस टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 0, उसके बाद ये अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इजकल टू 0, उसके बाद यह है अल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इजकल टू 0, 3 इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है, हो गया हुआ माइनस टी 1 1 1 माइनस टी 1 1 1 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको टी का वैल्यू एक आ जाता है 1 और एक आ जाता है, टी का वैल्यू क्या आता है, एक 1 माइनस 1 आ जाता है, एक आ जाता है 2, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा, इजकल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और दो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक टी आ गया 1 और एक आ जाएगा, एक गया टी माइनस 1, एक आ गया टी 2। तो जब इक्वेशन पुट कर बीटा माइनस 2 गामा इजकल टू 0 ऐसा कुछ आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो दिस है हमारे पास, एक आ जाता है 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इजकल टू 0, एक आता है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 0 और माइनस और माइनस। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो इसमें तो 2 से गुना कर दिए, 2 इसमें हो गया 2, ये हो गया हमारा 4, ये 0 हो गया, मतलब हो गया 3 अल्फा माइनस 3 गामा इजकल टू 0, मतलब अल्फा बराबर गामा, अल्फा बराबर गामा ऐसा मतलब इससे आता है अल्फा बराबर गामा, जब टी बराबर 2 डालते हैं तीनों बराबर आ जाता है, तो ये बात हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद इसके बारे में हमको पता है जो v है वो v क्या है 1 है, पता चल गया था। तो मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v इक्वल टू मॉड ऑफ w। ठीक है, चूंकि सब परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। sin 90 क्रॉस करेंगे तो मॉड ऑफ sin 90 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया। मतलब मॉड ऑफ u इक्वल टू मॉड ऑफ w, ये भी क्या हो जाएगा √6। ठीक है, w हमको क्या दिया गया, w दिया गया है कि i कैप j कैप प्लस 2k कैप, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू √6। ठीक है, तो w भी √6 है, u भी √6 है। मतलब हमको क्या पता चला, मॉड ऑफ b इक्वल टू 1, मॉड ऑफ u इक्वल टू √6 एंड मॉड ऑफ w इक्वल टू √6। उसके बाद हमको क्या जाना, जब अल्फा √3 u और w का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0, चूंकि परपेंडिकुलर है सारे। उसके बाद एक कंडीशन, जब हम t इक्वल टू -1 पुट किए थे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। u मॉड ऑफ w मॉड ऑफ v बराबर क्या है मॉड ऑफ w, कि मॉड क्या है √a² प्लस b² प्लस c², ये तो 1 है। ये मॉड क्या है √6, इसकी वैल्यू पता है, स्क्वायर की मतलब क्या पता चला, a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या है 6 है। 3 कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, जब हम केस 2 पुट करते हैं, हमारे पास एक केस में आया था कि t जब हम 2 पुट करते हैं तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आता है। ठीक, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि 3 बीटा स्क्वायर मतलब 3 अल्फा स्क्वायर बोल दो इक्वल टू 6, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू √2। ठीक है, जब हम टी पुट कर, हमको एक ऑप्शन दिया गया है कि इफ अल्फा इक्वल टू √2 देन t प्लस 3 इक्वल टू क्या, तो जब अल्फा √2 कब होगा, अल्फा बीटा जब हम टी पुट करते हैं 2 तो अल्फा बीटा सब बराबर है, मतलब बीटा √2 है तो अल्फा भी क्या है √2 है। और अल्फा बीटा सब बराबर कब आता है, जब t बराबर 2 पुट करते हैं। तो बड़ा t प्लस 3 क्या होगा, तो ये 2 है ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, तो s बराबर 5, t बराबर 2 एंड 5। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए, भी अगर √2 है, भी √2 कब आता है, जब हम t बराबर 2 पुट करते हैं तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आता है, तो उसमें बीटा बराबर क्या आता है √2 आता है। तो हम एक ऑप्शन हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या है, केस 2 है हमारे पास कि जब हम t पुट कर रहे होते हैं -1 तो हमारे पास क्या आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, और एक ये आता है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लो इसमें भी 2 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद क्या आ गया 3 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, ऐसा हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तो गामा हमारे पास 0 हो गया, मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 6, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, यानी अल्फा आ जाएगा हमारे पास √3। ये कब आया, जब t बराबर -1 पुट किए और हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे। किसको सॉल्व किए थे, u ही जब किए थे मॉड लिए थे, क्योंकि सब क्रॉस प्रोडक्ट किए थे, तो ये आ गया था √6 से, फिर इसको स्क्वायर किए थे तो हमको ये कंडीशन आया था। उसके बाद u डॉट w लिए थे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा, तो इससे ये कंडीशन आया था। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा इक्वल टू 0 आया था जब हम t इक्वल टू 1 पुट किए थे। ठीक है, तो केस 2 हो गया, तो हमको पूछा गया कि जब अल्फा बराबर 3 है तो गामा स्क्वायर क्या है, तो गामा हमको 0 आ गया था, मतलब गामा स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब q हो जाएगा 1 से, q हो गया 1 से। उसके बोल रहा है जब अल्फा बराबर 3 है तो बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या है, बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या है, तो गामा तो 0 है और अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव साइन के, तो बीटा क्या है हमारा, अगर अल्फा √3 है बीटा क्या हो जाएगा -√3, और -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब हमारा r हो गया किससे 4 से, r हो जाएगा हमारा किससे 4 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, टाटा बाय बाय, चलते हैं।